मॉर्निंग वाला हूँ। हम पढ़ रहे थे सैयद हैदर रजा की जो आत्मकथा है, आत्मा का ताप, है ना, उसका उनका हमने जीवन परिचय पढ़ चुके थे और अब उनका चैप्टर भी हमने चालू कर दिए थे। तो बताया गया कि इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसमें बताया कि वो अभी कहीं बाहर गए हैं, है ना। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे दी। उसने कहा मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ, तो तुम वहां सो सकते हो। यानी बाहर जो गए हैं तो वहां पर उनको रहने की जो जगह है वो उनके एक पिताजी के परिचित उन्होंने दे दी, भाई की परिचित में, है ना। अब देखिए, वह दिन में कमरे पर लौटता। यह छोटा सा कमरा जेकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई है। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अक्ल गुम हो गई, है ना। ये नहीं बोले कि जब मैं पहले जहां पर रहता था तो इस प्रकार की कोई घटना में मैं कभी शामिल नहीं हुआ। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला। उन्होंने बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जेकब सर्कल में रहता हूँ। मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र रॉल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। रॉल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई, मतलब अपनी जो घटना हुई थी वो सुनाई। उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया, है ना, जो कलाकारी की जाती है। मैं फर्श पर सोता। वे मुझे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र और तरह तरह के स्केच बनाते देखते। कभी कभी वे कहते तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की, यानी रहने का स्थान, ठिकाना मतलब। उनके चेहरे भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा, उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। मैं जेकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीज वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला समीक्षक रुडॉल्फ वॉन लेडेन ने मेरे चित्रों की काफी तारीफ की। उसका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है, इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नयों में कोई नई प्रतिभा नहीं दिखी, यानी ऐसा उन्होंने कहा। डॉक्टर एस.एच. रजा के नाम के छात्र के 1-2 जलरंग लुभावने हैं। उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष यानी कुशल, है ना, प्रयोग की जबरदस्त समझदारी दिखती है। दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज में 8-10 घंटा रोज काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, आई लव्ड यूर स्टफ मिस्टर रजा। रजा साहब, मुझे आपका काम पसंद आया। रुडॉल्फ वॉन लेडेन भी कृपा बनाते रखते थे। इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक एमुनुएल सेलेसिंगर मेरे काम के प्रशंसक बने। यह मेरी बहुमूल्य उपलब्धि थी। समय के साथ साथ चीजें होती चली गई। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। मैं दिन के उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उसका विश्लेषण करते। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई। मेरा काम निखरता गया। वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट जाना संभव हो सका, है ना। यानी नौकरी छोड़कर
ये कला के क्षेत्र में जुड़ गए। 1947 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया, क्योंकि अब मैं नौकरी के लिए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था। उसके बाद देखिए क्या हुआ। 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं हो मेरे लिए वे कठिन बरस थी। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया। पिताजी मेरे पास ही थे, वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी नहीं रहे। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था, उत्साह था, उदासी भी थी। जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। अब हम युवा थे, मैं 25 बरस का था। लेखकों, कवियों और चित्रकारों की संगत थी मेरे साथ, है ना। लेखकों के साथ, कवियों के साथ, चित्रकारों के साथ में रहता था। हमें लगता है कि पहाड़ हिला सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम से सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुट गए। देश का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या क्रूर घटनाएं थी। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना थी। हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था। हम उससे उबर काम में जुट गए। 1948 में मैं श्रीनगर गया, वहां चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। कश्मीर का कबायली आक्रमण हुआ। तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूंगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था, जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहां चाहे वहां जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार मैं बस से बारामूला से लौट रहा था या वहां जा रहा था तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच मुझ पैंटधारी सहराती को देखकर, यानी कि मैंने पैंट पहना हुआ था, देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार लिया। मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा कहाँ से आए, नाम क्या है। मैंने बता दिया कि मैं रजब हूँ, बम्बई से आया हूँ। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफी मांगता हुआ चला गया। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात यानी प्रसिद्ध, है ना, फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिकेय ब्रेसा से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है, बोलती हूँ, है ना। बता रहे हैं उनके चित्रों की विशेषताएं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवार, बीम, छत और तब जाकर वह टिकता है। मैं कहूंगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा, यानी उन्होंने जो बताया उसको मैंने सोचा ध्यान से। मुंबई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। आगे देखिए। अब आगे क्या हुआ। रजा अपने स्टूडियो में पेरिस में, यहाँ पर चित्र बताया गया है ना। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो। मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार सेजा, वान गोगा, पिकासो, मातीस, सागाल और ब्रॉक, ये सब हैं कलाकार हैं। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। मैंने कहा पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। वह इतने खुश हुए कि मुझे 1 के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। यूं पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बम्बई में रहते हुए एक ऊर्जा थी, काम करने की एक इच्छा थी। आत्मा को चढ़ा यह ताप लोगों को दिखाई देता था। अपने यहाँ जबरदस्त उदारता थी। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता को तैयार रहते थे। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। कुटुंब यानी परिवार के लोग, है ना। तो आगे क्या बोल रहे हैं देखिए। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। व्यवसाय यानी कि बिजनेस नहीं है, है ना।
इससे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली, वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल मैंने फोन किया यह जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति है ना, जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, वह किस्सा याद है। मैंने दृढ़ता से उसे बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, है ना। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे ना बैठे रहो, खुद कुछ करो। यानी वो ऐसा समझाना चाह रहे हैं अपने दोस्तों को कि कुछ घटना बुरी हो सकती है, ऐसा सोच के हम काम ही ना करें तो ऐसा नहीं होता है ना, हमको आगे का काम करते जाना चाहिए। जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने चित्त को संतप्त किया रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें खामी लगती है, खामी मतलब गलती। यह बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। भगवत गीता कहती है, जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है, लेकिन मेरे जीवन का बंबई वाला दौर भी जागृति का चरण ही था। कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाना था, मुझे आजीविका कमानी थी। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं ही होता। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी, यानी ये सब करना पड़ता हमको अपने जीवन में, है ना, अपना जीवन पालने के लिए। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और बढ़ गई थी। यानी माता पिता के न रहने से हमारे काम क्या हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारी हम पे आ जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। आप लोगों को समझ में आई होगी। आज आपको क्या करना है, इसको जितना हमने पढ़ा है उसको फिर से पढ़ लेना है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम आपको सेंड करेंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।